हेलो हेलो। वॉइस क्लियर है बेटा ऑनलाइन में सबको? ओके, इसी का सेइंग यस सर। बाकी आशु और भी बच्चे हैं बहुत सारे। गुड, वेरी गुड। पारुल, प्रियांशी, दिव्यांशी, अनुष्का। गुड गुड गुड। और इधर ऑफलाइन में भी हमारे बच्चे, बच्चों को आवाज़ क्लियर है बेटा? थोड़ा सा आज एक प्रॉब्लम है यहाँ पर बैठने में, थोड़ी सी आपको लग रहा होगा दिक्कत आ रही होगी। चेंज कर रहे हैं अपन आज, आपका रूम चेंज करवा दूंगा मैं। कि कल शायद पेंट हुआ तो उसका ये आपको अजीबो गरीब लग रहा होगा, पर अपन चेंज कर लेंगे उसको, ठीक है? मैं वहाँ बच्चों को कर दो, मैं तो ठीक है भैया, अभी आया हूँ। बेचारे बच्चे सुबह से बैठे रखे तुमने यहाँ। पहले आया हो तो मैं पहले ही चेंज करवा देता। चलो, तो अभी वेलकम टू सी एस ई टी। सबसे पहले तो सारे बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने सी एस ई टी का कोर्स ज्वाइन किया और सी एस बनने के बारे में सोचा। सी एस क्या होता है, सी एस कैसे बनते हैं के, और सी एस बनने के बाद क्या होगा, आपको रोहित सर डिटेल में डिस्कस कर चुके होंगे। आई होप रोहित सर से आप लोग इंटरेक्ट हो चुके हैं और उनने सब कुछ बता दिया होगा, बता दिया कि नहीं? तो सर आप क्या करने आए हो इधर? मैं आपको एक लॉजिकल रीजनिंग का एक सब्जेक्ट जो मैं और रोहित सर दोनों मिलके पढ़ाते हैं, दैट इज अ लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लीगल एप्टीट्यूड। ये एक सब्जेक्ट है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट हमारा ही है। 70 नंबर मिलेंगे। ये सब्जेक्ट करके चले जाओ, 30 नंबर की व्यवस्था तो इधर उधर से हो ही जाएगी। तो पास तो वैसे ही हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे ज़्यादा टाइम मेरे को ही लगेगा, बाकी सब्जेक्ट जो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। बट मेरा सब्जेक्ट चूंकि प्रैक्टिकल है, इसलिए बेटा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरी बात, प्रैक्टिकल देखो, थेरी पढ़ पढ़ के आप बोर हो जाओगे, तो हर जगह प्रैक्टिकल को लिए इंटरटेन करने के लिए मैं ही आपके पास आऊँगा। चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे इंटर हो, चाहे फाइनल हो, कहीं भी मिलोगे तो इंटरटेनमेंट का काम मेरे को सौंपा गया है कि बच्चों को बोर मत होने देना, पढ़ाना। तो बाकी सब थेरी पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल वाले पार्ट सारे मैं ही पढ़ाऊँगा आपको। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्लियर है कि नहीं? 20 नंबर का बेटा लॉजिकल रीजनिंग है और 20 नंबर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। टोटल मिला के 40 मार्क्स आपके ये प्रैक्टिकल है। 30 मार्क्स का आपका लीगल एप्टीट्यूड है, जो कि रोहित सर डील करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो 40 नंबर मेरे, 30 नंबर रोहित सर के। ठीक है? तो सबसे पहले बेटा, मैं जो इन दो सब्जेक्ट, दो तीन सब्जेक्ट हो गए ना बेटा, ये कितने हो गए? तीन। कौन कौन से? लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, सॉरी लॉजिकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लीगल। बात समझ में आई कि नहीं? तो इनमें से दो सब्जेक्ट ही मैं डिस्कस करने वाला हूं। उसमें भी सबसे पहले जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है लॉजिकल रीजनिंग। क्या है बेटा वो? लॉजिकल रीजनिंग। तो आप अपनी कॉपी के अंदर सबसे पहला हेडिंग डालेंगे लॉजिकल रीजनिंग। पहले हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे क्या, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड आपको कौन पढ़ाएगा बेटा? रोहित सर, तो वही डिस्कस करेंगे। क्लियर? कॉपी अभी निकाल लो मेरे लिए, कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कॉपी पेन और आपके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंपॉर्टेंट इज दैट कि मैं जितनी कॉन्सेप्ट आपको लिखवाऊंगा वो लिख लेना, ताकि आपके लिए अच्छा रहे। यूट्यूब यूट्यूब से इसको देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे जो सिखाया जाता है वो बेसिकली पीएससी वगैरह की तैयारी के लिए सिखाते हैं, वो घटिया तरीके से सिखाते हैं। अपन थोड़े से अच्छे तरीके से सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे बहुत सारी इस सब्जेक्ट को पढ़ने की। सबसे पहले तो वाई लॉजिकल रीजनिंग। भैया लॉजिकल रीजनिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? आपके कोर्स में लॉजिकल रीजनिंग क्यों रखा? तो बचपन में सारे बच्चे बताओ, बचपन में आपके घर वाले बोलते थे समझदार बनो समझदार बनो। ऐसा बोला किसी ने कभी तुमको समझदार बनो? अरे हाँ या ना बोलो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता सकते हैं, क्या है ऐसा किसी ने बोला कि समझदार बनो, या ऐसा बोला हो कि इसकी आईक्यू लेवल तुमसे अच्छा है? ऐसा बोला? या तुम अपना रिजल्ट लेके गए और घर वालों ने तुम्हारे रिजल्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दिखाया, सबसे पहले पूछते हैं कि वो शर्मा जी के बेटे का बताओ उसका कितना आया, उसके बाद तुम्हारा दिखाओ। ऐसा सवाल तुम्हारे दिमाग में आया, बार बार आया कि नहीं आया? या कभी आपने ऐसा सोचा यार वो मेरे से अच्छा पढ़ता है, मैं अच्छा नहीं पढ़ता हूँ, तो भगवान ने उसको 4 5 माइंड दिए हैं और तुमको एक दिया है, ऐसा कुछ है क्या?
बताओ, माइंड तो एक ही है, सबके पास सेम है, फिर सबका आईक्यू लेवल अलग अलग क्यों? सबका आईक्यू लेवल अलग अलग क्यों? ऐसा है, हमारा दिमाग स्ट्रेस में रहता है, हम सोते रहते हैं, किसी का इंटरेस्ट जागता रहता है, ऐसा कुछ है क्या? तो बेसिकली बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि शर्मा जी के बेटे का माइंड इसलिए अच्छा है क्योंकि उसने लॉजिकल रीजनिंग वाला सब्जेक्ट पढ़ रखा है, और हमने लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। सबसे बड़ी डिफिकल्टीज पुराने समय में ये सब्जेक्ट कंपलसरी हुआ करता था, अंग्रेजों के जमाने की पहले की बात कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर सबके माइंड अच्छे होते थे, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट गुरुकुलम में पढ़ाया जाता था। हुआ ये, अंग्रेजों ने इस सब्जेक्ट को कर दिया खत्म, बोले पढ़ाना ही नहीं। तो फिर हुआ ये कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें ये सब्जेक्ट रखा ही नहीं। तो कुछ लोग पढ़ लेते थे, कुछ लोग नहीं पढ़ते थे, तो दिक्कत रही। लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्लास 1 से लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट रखा है और क्लास 12 तक है, हर क्लास में मिलेगा ये, क्योंकि चाहते हैं कि सबके आईक्यू लेवल कैसे रहें, शर्मा जी के लड़के के जैसे ही रहें। बात समझ में आई कि नहीं? तो दैट्स इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छी बात है कि अब आपको ये सब्जेक्ट जोड़ा गया, और चिंता मत करो, आपने नहीं पढ़ा तो चिंता मत करो, यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ तो लेंगे ही। और बेटा आप फ्यूचर में कोई भी एग्जाम देने जाओ, कोई भी, से CUT की एग्जाम दोगे, वहाँ भी मिलेगा। क्लेट की तैयारी करोगे, वहाँ भी मिलेगा। IBM की एग्जाम दोगे, वहाँ भी मिलेगा। EET दे रहे हैं, यहाँ भी है। PSC की तैयारी करोगे, वहां भी मिलेगा। UPSC की तैयारी करोगे, वहां भी मिलेगा। बैंकिंग की तैयारी करोगे, वहां भी मिलेगा। लॉ की तैयारी, क्लेट की तैयारी करने जाओगे, वहां भी मिलेगा, हर जगह। नहीं, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि हर जगह इस सब्जेक्ट को रखा? तो आप समझ गए हो कि भैया माइंड जो भी प्रोफेशनल जो भी जॉब देने वाला है, बताओ वो क्या चाहेगा? आपका माइंड सोता हुआ रहे, ऐसी हालत में रहे, कैसा रहे? अच्छा रहे। तो माइंड को एक्सरसाइज कराने का काम लॉजिकल रीजनिंग करता है। क्या करता है बेटा? एक बार आपने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ ली, मतलब आपने अपने माइंड को एक्सरसाइज करा दिया, और जैसे आपका माइंड एक्सरसाइज करेगा तो माइंड जो है वो फ्रेश हो जाएगा, और फ्रेश हो जाएगा तो फिर आपकी सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, सब कुछ सही हो जाएगा। माइंड को 3 तरीके से एक्सरसाइज कराया जाता है। माइंड को कितने तरीके से एक्सरसाइज कराया जाता है बेटा? 3। देयर आर 3 वे फॉर एक्सरसाइज द माइंड। माइंड को अगर आप एक्सरसाइज कराना चाहे तो, फ्रेश रखना चाहे तो, अपने माइंड को एकदम सोए नहीं, ऐसी जवाइयां ना ले बैठे बैठे, तो उसका एक तरीका होता है कि हम एक्सरसाइज 3 तरीके से कर सकते हैं। 3 तरीके से क्या? पहला तरीका, आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? कैलकुलेशन फास्ट। जैसे मैंने आपसे बोला कि 2+2+2+2+2+2+2+2, आपका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। कई लोग काउंट ही नहीं कर पाए, कितनी बार बोल दिया। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक सोचे नहीं ऐसा। लेकिन उम्मीद रखो बेटा, 1 महीने बाद आपके कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएंगे। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, भले आपने आज तक कैलकुलेशन धीमे किया हो, बट इस सब्जेक्ट को पढ़ने से आपके कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगे। कैलकुलेशन फास्ट कराने का काम आपका लॉजिकल रीजनिंग करेगा। क्या करेगा बेटा? लॉजिकल रीजनिंग। ये आपके कैलकुलेशन को बहुत फास्ट बना देगा। प्रोसेस, आपके माइंड की प्रोसेस बढ़ा देगा, मतलब किसी चीज की सोचने की क्षमता क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो ये बेसिकली काम करता है क्या बेटा? आपकी प्रोसेस को बढ़ाने का, कि ये आपके प्रोसेस को बढ़ा देगा, कैलकुलेशन फास्ट बना देगा। बात समझ में आएगी नहीं? दूसरा होता है बेटा सेकंड, कई बार ऐसा होता है हमको आंसर आता है लेकिन हम फिर भी नहीं दे पाते। ऐसा हुआ कभी स्कूल में कि किसी ने कुछ पूछा और आप आंसर नहीं दे पाए? ऐसा हुआ? अरे हाँ, है ना? ऐसा होता है। उसने बोला आई लव यू, आप ये नहीं बोल पाए, मी टू, उससे पहले किसी और ने बोल दिया और वो लेके चला गया, उसको दिक्कत हो जाएगी कि नहीं? क्या आप चाहते हो कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंसली आप ये बात बोल पाओ, बहुत अच्छे से ये चीजों को समझ पाओ? तो क्या जरूरी है बताओ बेटा? ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं? क्या इंपॉर्टेंट हो गया? कि हम क्या कर पाए? कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाए। लेकिन वो कब दे पाओगे? जब आपने वर्बल रीजनिंग पढ़ रखी हो। क्या पढ़ रखी हो? फटाफट बोलो। वर्बल रीजनिंग आपको आंसर, कॉन्फिडेंस, ये सिखाता है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो सेकंड पार्ट होता है बेटा आपकी वर्बल रीजनिंग का, जो आपको क्या सिखाता है? फटाफट बोलो। कॉन्फिडेंस लाना, जल्दी से आंसर देना, फास्टली आंसर देना। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्संट्रेशन। कई बार चीजों को हम क्या नहीं कर पाते बेटा?
कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते, मतलब चीजें हैं हमारे सामने, हम उसको देख नहीं रहे। ऐसा कई बार हुआ, देख के भी अनदेखा कर देना, ऐसा होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग में कुछ और चल रहा है। जैसे कई लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन हो सकता है कि दिमाग घर पे चल रहा हो कि वो क्या कर रही होगी, वो कौन सा सब्जेक्ट ज्वाइन करके बैठी होगी, मैं तो सी एस ई टी कर रहा हूँ, हे भगवान वो क्या कर रहा होगा। मतलब आप फिजिकली तो इधर हो बट माइंड कहीं और है। माइंड भटके ना, उसका तरीका होता है नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ना। क्या पढ़ना बेटा? तो बेसिकली रीजनिंग डिवाइडेड इन थ्री पार्ट। रीजनिंग कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा? तीन। लिख लो, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रीजनिंग। तीन तरह की रीजनिंग होती है। एक है बेटा लॉजिकल रीजनिंग, जो क्या करेगी जल्दी बताओ। एक हो गई आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो क्या करेगी, बोलो? कैलकुलेशंस, माइंड के प्रोसेस को फास्ट करेगी, प्रोसेसिंग पावर बढ़ाएगी, आपका माइंड कैलकुलेशन सिखाएगी। दूसरी क्या हो गई? ललिता जी का कहना है सर कॉन्फिडेंस कम रहता है इस कारण से ऐसा हो जाता है। बिल्कुल बेटा ललिता, हाँ बहुत सारे बच्चों के साथ ही दिक्कत है। दूसरी रीजनिंग कौन सी है? वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग क्या करेगी? सारे बच्चे जल्दी से बताएं, वर्बल रीजनिंग क्या करने वाली है? कॉन्फिडेंस लाएगी आपके अंदर। क्लियर है कि नहीं? और तीसरी रीजनिंग कौन सी है? ये आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगी। बस बेटा ये तीन चीजें आप अच्छी कर लो तो बताओ आपका आईक्यू लेवल अपने आप ही क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपको पता है अपना आईक्यू लेवल कितना यूज करते हो? माइंड का कितना यूज करते हो? 100% में से केवल 1% माइंड ही यूज कर पाते हैं। आइंस्टीन 3% यूज करता था। एक मूवी आई थी, उसके अंदर बताया था कि एक ने अपने माइंड को 5% यूज कर लिया था। कितने परसेंट? 100 में से केवल 5%। वो गॉड बन गया था, भगवान बन गया। माइंड पावर इतना है कि अगर आप 100% यूज कर लो तो पता नहीं आप क्या करोगे। हम अपने माइंड का 1% भी यूज नहीं कर पाते। मतलब माइंड की शक्ति इतनी ज्यादा है। और क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने बाकी शरीर पर तो ध्यान देते हैं, केवल किसको छोड़ के? दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कम से कम इतना तो बना दे कि आप माइंड को 1% अच्छे से यूज कर पाओ। क्लियर है कि नहीं? मतलब मैं 2% की तो गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन इतनी गारंटी लूंगा कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप 1% यूज जरूर कर पाओगे। समझ में आया कि नहीं? क्लियर। बाकी आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कुछ कैलकुलेशन है, तो वो अपन डिस्कस करेंगे, वो मैथ से रिलेटेड है, उसको अपन अलग डिस्कस करेंगे। बट दैट्स अ जनरल नॉलेज, जीके। अब आप बोलोगे सर इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा? इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको बेटा ऐसा एक छोटा बच्चा बन जाना है। छोटा बच्चा मतलब सामने कुछ दिखा तो इमीडिएटली पूछ लो। क्या पूछ लो? फटाफट बोलो। जैसे ये ऐड आप सबने देखा होगा, क्या बोलता है ये ऐड? कि फेब में 28 डेज क्यों होते हैं? आपने सोचा कभी? बाकी सब में 30, 31। बेचारी गरीब फरवरी में ही ऐसा क्यों कि 28 दिन? ऐसा सोचा कभी? बचपन में जरूर सोचा होगा, लेकिन हम नहीं सोचा। तो हमारे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम पूछते नहीं, क्वेरिसिटी नहीं रखते। और एक छोटा बच्चा ऐसा होता है ना, वो ना इधर देखता ना उधर देखता कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, लोगों को बुरा लगेगा भरा लगेगा, वो पूछ लेता कि ऐसा क्यों, इसका मीनिंग क्या। और हमारे साथ ऐसा है, हम सबसे पहले देखते हैं आजू में कोई देख तो नहीं रहा, फिर सोचते हैं कि अगर मैंने ये पूछा तो सामने वाले को बुरा तो नहीं लग जाएगा। या तीसरा, मैंने ये सोचा तो लोग मेरे को गधा तो नहीं समझेंगे, तो इससे अच्छा पूछो ही मत। और जैसे ही आपने पूछना बंद कर दिया तो आपने पता है क्या किया? अपने माइंड के साथ नाइंसाफी कर दी। जब आपने पूछना बंद कर दिया तो माइंड भी सोचता है ये पूछता ही नहीं है तो सो, तो वो आराम से सो जाता है, और वो सो ही रहा है। अब उसको जगाने का समय आ गया है। तो जगाने का समय क्या है? आज के बाद आप सारे बच्चे क्या हो, एक छोटे बच्चे हो, कोई भी टीचर पढ़ाने आए, मैं ही नहीं, मैं गरीब नहीं है ना, अकेले मेरे से नहीं पूछना है। चाहे वो रोहित सर आए, चाहे अभी कौन से सर से मिली है? रोहित सर से मिलिया, और हाँ मनमीत सर से मिल लिया। मनमीत सर से मिला किसे? प्रतीक उपल सर से मिला। उपल सर से मिला, किससे मिला? नाम वाम बताया कि नहीं सुनने? ओ मैंने भी नहीं बताया, ओ भगवान। मैं भैया सीए विनय राजौरिया हूँ। मैं एक छोटा सा सब्जेक्ट पढ़ाने आया हूँ, लॉजिकल रीजनिंग। बता दिया, कोई पूछे तो बता देना कि मैं मतलब प्रतीक उपल सर आए थे कि मनमीत सर आए थे इसके पहले? पगड़ी वाले आए थे क्या?
हाँ उपल सर हैं, प्रतीक उपल सर, मनमीत सर नहीं, मनमीत सर मेरी क्लास के बाद आएंगे, क्लियर है कि नहीं। और उसके बाद फिर एक और सर हैं, ऐसे चार लोग आपको मिलके पढ़ाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सारे लोग अलग अलग ही टॉपिक पढ़ाएंगे, क्लियर है कि नहीं। चलो, तो ये सबको समझ में आएंगी नहीं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, चलो मैं आपका माइंड चेक करता हूँ, चेक करूं, क्या बोलते हो, एक क्वेश्चन पूछूं। चलो चेक करते हैं, IQ लेवल चेक करते हैं, बाकी बच्चे भी तैयार रहे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी तैयार रहेंगे, देखते हैं क्या बताते हो आप आंसर। एक बार क्या हुआ, आप बढ़िया कार में बैठे, और कार में बैठ करके आपने सोचा यार चलो आज तो कहीं घूमने जाते हैं, किसको लेके, टीना को साथ में लेके, और बैठे और आप निकल गए घूमने के लिए। लेकिन हुआ ये कि रास्ते में आपके साथ कुछ हो गया और आपका टायर क्या हो गया, पंचर हो गया। ओ माय गॉड। अब आपने बोला कोई बात नहीं, स्टेपनी रखी हुई है। आपने क्या किया, बढ़िया जैक निकाला, टायर निकाला, और आप बढ़िया क्या कर रहे हो, फटाफट बोलो, स्टेपनी चेंज कर रहे थे। अब जब आपने स्टेपनी चेंज करना चालू किया, तो चालू करते करते पास में क्या था कि आपने बढ़िया से नट खोल के रखे थे, वो जगह चारों के चारों गटर में, और नट हो गए गायब। अब आप एक समस्या में हो कि टीना को लेके घर कैसे आए। अब आपके पास ऑप्शन है, बताओ जल्दी से, मैं कोई ऑप्शन ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, चलो आप बताओ कैसे घर आओगे, आप कैसे आओगे। दूसरे किसी ट्रांसपोर्टेशन से, वेरी गुड, एक आंसर ये हो गया। और टैक्सी ले लेंगे, देखो बच्चा बोल रहा सा टैक्सी ले लेंगे, मान लो कैब से आ जाएंगे, वही टैक्सी कैब दूसरा ट्रांसपोर्ट। मान लो आप एक ऐसी जंगल में हो, ना ना तो कोई वहां आता है ना ही कोई वहां जाता है। अब बताओ, कोई टैक्सी नहीं, कोई 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 लिफ्ट नहीं, कोई बस नहीं, कुछ भी नहीं। अब तो दोस्त को बुला लिया, ये आया एक क्वेश्चन, बच्चा बोल रहा दोस्त, दोस्त को बुलाया, टीना को लेके चला जाएगा बेटा, इसी का दोस्त को नहीं बुलाना है, दोस्त नहीं आने वाला, दोस्त को नहीं बुलाना है। और कोई ऑप्शन बताओ, दोस्त को नहीं बुलाना है। सर सर आ, ओके ओके ओके, कुछ बच्चों ने कुछ कुछ बता दिया है, राजकुमार जी का आंसर कुछ कुछ सही है, इसी का बोल रहे ले जाए तो ले जाए, मैं तो घर आ जाऊंगा। ये सही बात है, गुड, एक्सप्लोर कर लेंगे सबका। अरे वाह, जानवी का आंसर बिल्कुल सही है। अब देखो, जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा ना, सबसे बड़ी गलती बहुत सारे बच्चों ने क्या गलत किया, डिपेंडेंसी दिखाई। टैक्सी ले लेंगे, इट इज डिपेंडेंसी, दोस्त को बुला लेंगे, इट इज डिपेंडेंसी। खुद की हेल्प भी तो कर सकते हो, क्या आपने सोचा कि मैं अकेला क्या करूंगा। जैसे ही बेटा हम डिपेंडेंसी पे जाते हैं ना, तो हमारा माइंड जो है सोचना कम कर देता है। आपने बचपन से लेके यही तक किया, कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, डिपेंडेंट, कोचिंग क्लास कर लेते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आ रही, डिपेंडेंट, दूसरे से समझ लेते हैं। क्या आपने कभी कोशिश की कि मैं खुद ही समझूंगा, मैं खुद ही पढ़ के देखता हूं, शायद समझ में आ जाए। अगर आप खुद का सोचो, तो आपका माइंड और IQ लेवल बढ़ा जाएगा। तो जब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना, तो वो हमारे IQ लेवल को कम कर देता है। कुछ बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दे दिया है, जैसे जानवी ने सही दिया है, एक दो बच्चों ने और सही दिया था कि हम खुद ही हेल्प करेंगे। खुद ही हेल्प करेंगे मतलब क्या, कार में चार टायर होते हैं कि एक ही टायर होता है, चार, और सारे टायरों में चार चार नट तो होते ही होते हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना। हर टायर में कितने नट होते हैं, कम से कम चार चार नट होते हैं कि नहीं। और सारे बच्चे बताओ, हर टायर में से अगर मैं एक एक नट निकाल लूं, एक एक नट निकाल लूं, तो बताओ टायर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो तीन टायर से अगर मैं एक एक नट निकाल लूं और चौथे टायर में लगा दूं, तो आराम से घर पहुंच सकता हूं कि नहीं। क्या मेरे को किसी की हेल्प की जरूरत पड़ी, इजी, हो गया सॉल्व, क्लियर है कि नहीं। लेकिन आप आसपास की चीजें देख ही नहीं रहे, आपका माइंड क्या चल रहा है, दोस्त को बुला लेंगे, टैक्सी कर लेंगे, फोन लगा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, टीना को ले जाए तो ले जाए, मतलब दुनिया भर की बात है। दैट्स इंपॉर्टेंट बेटा, इंपॉर्टेंट इज दैट IQ लेवल, आपको आसपास की चीजों से देख करके खुद की हेल्प करना है। समझ में आएगा कि नहीं।
तो इससे हमको पता चल रहा है कि हम कितना सोचते हैं। चलो ये क्वेश्चन हो गया। एक और आपको चीज बताता हूँ, एक और, जस्ट मिनट बेटा, शायद इधर आवाज नहीं आ रही, मैं उसको बुलाऊं पहले। तो क्या नाम है इसका? मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। भुवनेश भैया, ये तुम बंद करके चले गए पूरा, आवाज ही नहीं आ रही है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, वर्बल रीजनिंग का। कौन सी रीजनिंग? व्हाट इज वर्बल रीजनिंग? वर्बल रीजनिंग में करना क्या है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब आंसर फास्टली देना है, आंसर। अब वर्बल रीजनिंग क्या होती है बेटा, ध्यान से समझना। वर्बल रीजनिंग ऐसी रीजनिंग है जिसके आंसर आपको आते हैं, सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपसे, किसी टीचर की जरूरत, वर्बल रीजनिंग में पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, टीचर की जरूरत ही नहीं होती। बचपन में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस, पहेलियां पूछते होंगे एक दूसरे से, तो आंसर आप जल्दी देते थे कि नहीं? रेडल्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, पूछी भी होंगी एक दूसरे से, पूछी कि नहीं? लाइक दैट, कि टंगस्टन की पसली मेरी, कांच की है काया, एडिसन है पिता हमारे, ऐसा कुछ सुना? बल्ब बल्ब। तो ऐसी बहुत सारी आपने रेडल्स के लिए होंगी। उन्हीं में से बेटा बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। अब आप बोलोगे सर वो बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, और भी क्या होती हैं? सिंपल देखो, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, ये वाला प्रोग्राम सबने देखा होगा। कौन सा वाला प्रोग्राम? हाँ, कौन बनेगा करोड़पति, देखा है कि नहीं? उसमें स्टार्टिंग यहां से होती है। नहीं आ रही आवाज? देखो देखो देखो, अभी भी नहीं आ रही। ये कंटेस्टेंट्स आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों में वर्णित जो संख्या है उसके अनुसार इन्हें बढ़ते क्रम में सजाएं। ऑप्शन आपके सामने। पर भी 16 श्रृंगार सी तीनों लोग हैं, भी 56 भोग। पर 16 श्रृंगार, तीनों लोग, 56 भोग। चाहे मिस होगा। देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी तीनों लोग, फिर ए अच्छा पहर, फिर आता है बी 16 श्रृंगार, और डी 56 भोग। भैया धीमी कर दो यार, समझ में आया इतना? अब बताओ, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, बताओ इन सारे क्वेश्चंस में, ओ भुवनेश जी ये चीखने लग गया, चीखने लग गया, ये तो आवाज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, ये चीखने लग गया, ज्यादा तेज बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बताओ ये सारे आंसर आपको आते हैं कि नहीं? बस मेरे को बताओ, इस गेम शो में पहले कौन हॉट सीट पे बैठता है? जो आंसर लेट देता है वो, या जो फास्ट देता है वो? अब आपने सोचा कौन फास्ट दे पाता होगा? जिसकी वर्बल रीजनिंग बहुत अच्छी। हाँ अब ठीक है, जिसकी वर्बल रीजनिंग बहुत अच्छी होती है ना बेटा, वो बहुत जल्दी आंसर दे देता है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो वर्बल रीजनिंग मतलब जिसके आंसर आते हैं, बस आपको आंसर्स देना है। तो एक क्वेश्चन मैं और आपसे वर्बल रीजनिंग का पूछूंगा, ये तो मैंने आपको दिखाया था, बट अब एक क्वेश्चन मैं आपसे बहुत ही वर्बल रीजनिंग का पूछने वाला हूँ। सारे बच्चे मेरे को एक आंसर बताएंगे। मैंने आपसे बोला इसमें किसकी जरूरत नहीं है आपको, वर्बल रीजनिंग में किसकी जरूरत नहीं है? बोलो जल्दी से। टीचर की जरूरत नहीं है, हम आंसर खुद ही देंगे। चलो मैं एक क्वेश्चन आपसे सामने स्क्रीन पर आ रहा है, आपको इनको अरेंज करना है लॉजिकल ऑर्डर में, लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। चलो बच्चों स्टार्ट करो, जल्दी से बताओ कौन सा वाला ऑप्शन सही है? एल्बो, रिस्ट, शोल्डर, पाम और फिंगर? बी, डी, डी बी, डी बी। बेदीही का कहना है डी, अनुराग का कहना है बी, अनुष्का का कहना है डी। और ऑनलाइन वाले बच्चे भी जल्दी जल्दी दें। इसी का बेटा कहाँ रह गई? पारुल सी,
दीपांशी डी, आयुषी डी, दीपांशु डी, इसी का वी, सेजल डी, सानिया डी, निधि डी, आराध्या सी, प्रियांशी सी, इधर डी, पक्का? मैक्सिमम बच्चे डी बोल रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे डी बोल रहे हैं। इधर हमारे बॉयज क्यों चुप है यार, मतलब एकदम शांत एकदम, क्या वो लड़कियों को आगे कर दिया, लेडीज फर्स्ट, काम खत्म। आए भाई बोलो, वाइस भी बोलो। सर डी सही है, ओके बच्चे बोल रहे डी सही है, बट आंसर अगर मैं बात करूं तो बी, आंसर इज बी, आंसर बी इज करेक्ट नॉट डी। अब आप बोलोगे क्यों? डी में एक गड़बड़ है, डी में एक गड़बड़ है, डी में एक गड़बड़ है, डी में एक गड़बड़ है। बताओ कहां गड़बड़ है, दिख गया आपको? गुड। आपने अगर डी लिया तो 3 नंबर पर शोल्डर लिया, ठीक है। शोल्डर के बाद एल्बो आती है, एल्बो आपकी यहाँ पर 1 मार्क्स पर है तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आपको लेना था रिस्ट, रिस्ट कौन से नंबर पे है? सेकंड, तो सेकंड आना था, लेकिन यहाँ कौन सा आ रहा है? 4, इसलिए डी जो है वो रॉन्ग है। समझ में आया कि नहीं? जबकि बी जो है वो सही है, क्योंकि ये यहां से चालू है, फिंगर, पाम, रिस्ट, एल्बो और शोल्डर। बात समझ में आई कि नहीं? तो आप शोल्डर से चले थे तो आपने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड देखा, थर्ड देखा ही नहीं, और आपने सोच दिया डी सही है, क्योंकि आप बहुत जल्दी में थे। तो कई बार ऐसा होता है कि जल्दी में भी गलतियां हो जाती। और एक और चीज मैं आपको बताऊं ना, जब भी कोई बोलता ना लॉजिकल ऑर्डर में जमाओ, किस में जमाओ? जोर से बोलो, क्या बोला मैंने? तो हमेशा स्मॉल टू बिग होता है। क्या होता है? आप सोचो बचपन में स्कूल में जब लाइन लगती थी बच्चों की, स्टूडेंट्स की, सबसे पहले किसको खड़ा करते थे? जो सबसे ऊंचा है। आपसे बोलते थे लॉजिकल ऑर्डर में लाइन लगाओ, तो आप क्या करते थे? जो सबसे ऊंचा है वो आगे खड़ा हो जाता था, पीछे का कोई दिखेगा ही नहीं। सबसे पहले बच्चा बोल रहा मेरे को खड़ा करते थे। कौन खड़ा होता था सबसे पहले? जिसकी हाइट छोटी है। तो स्मॉल टू बिग सोचना चाहिए। फिर कभी स्मॉल टू बिग गलत हो जाए तो बिग टू स्माइल पे आना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? दैट्स अ वर्बल रीजनिंग। अब बताओ, ऐसी रीजनिंग वाले क्वेश्चन अगर तुमसे पूछे जाएं तो फिर भी फेल हो जाओ, तो दोष किसका? टीचर का? तुम्हारा है, क्योंकि ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वर्बल रीजनिंग ऐसी रीजनिंग है, बस उस मेरे को प्रैक्टिस कराना है आपको, और ये आपकी स्पीड बढ़ाएगी। क्या बढ़ाएगी बेटा? आपको समझ में? स्पीड कैसे बढ़ेगी? जब ऐसे एक क्वेश्चन किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, 10-12 क्वेश्चन करने के बाद तो आप फटाफट फटाफट आंसर देने लग जाओगे। बात समझ में आई कि नहीं? और स्पीड को बढ़ाएंगे, काम खत्म हो जाएगा हमारा। समझ में आया? सो सिंपल, क्लियर? ये रीजनिंग कौन सी रीजनिंग कहलाती है बच्चों, जल्दी से बताओ? वर्बल रीजनिंग। इसके बाद आती है कौन सी, एक मैंने आपसे बोली थी, नॉन वर्बल रीजनिंग। कौन सी रीजनिंग बेटा? नॉन वर्बल रीजनिंग क्या करने वाली है? आपके कंसंट्रेशन चेक करूं, आपका कंसंट्रेशन चेक करूं? कर लो सर, क्या है, हम तो आए आपके पास हैं, आपको जो करना करो। चलो तो चेक कर लेते हैं। तो एक कंसंट्रेशन का क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखते हैं कितने कॉन्सेंट्रेटली बच्चे मेरे से देखते हैं। बचपन में ऑड वन आउट के क्वेश्चन किए? ऑड वन आउट किए? ऑड वन आउट मतलब जैसे तुम्हारे बीच में एक गधे को बिठा दूं तो पूछूं ऑड क्या है, तो आप बोलोगे सर गधा। तो वैसे ही मैं कुछ आपसे पूछ रहा हूं, आपके सामने कुछ एनिमल्स आने वाले हैं, उन एनिमल्स में से आपको बताना है कौन सा ऑड एनिमल्स है। कैट, चीता, कैमल, पिग, क्रोकोडाइल, चिकन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एनिमल ऑड है। कॉन्सेंट्रेटली देखो, 15 सेकंड में आपको दे रहा हूं, 15 सेकंड में सोच के रखो, फिर मैं पूछ रहा हूं। बच्चों ने तो आंसर भी देना चालू कर दिया, क्रोकोडाइल 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 को हैन, कैमल, क्रोकोडाइल। बहुत सारे बच्चों ने आंसर देना चालू कर दिए, चिकन, हैन, अरे गजब, बहुत सारे बच्चों ने आंसर देना चालू कर दिया। चिकन 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 चिकन, क्रोकोडाइल चिकन, क्रोकोडाइल चिकन, बट आंसर इज पिग। ओ माय गॉड, आंसर क्या है? पिग। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम पी और अदर स्टार्टेड फ्रॉम सी। अब आपने बताया क्या किया? ध्यान से सुना ही नहीं। जब मैं आपको कोई चीज दिखा रहा था तो आपने अपने कान बंद कर लिए,
मैंने क्या बोला, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसको। आपने हाँ 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 हाँ, कान बंद। आप सोचो, मैंने सबके नाम अजीबोगरीब लिए। जैसे मैं हैन बोल सकता था, बच्चों ने यहाँ हैन भी लिखा था, बट मैंने जानबूझ के उसको चिकन बोला। क्या बोला? चिकन। मैं चाहता तो चीता की जगह पैंथर बोल देता, लेकिन फिर भी मैंने क्या बोला? चीता। मैं जानबूझ के नाम सी से स्टार्ट किए, एक्सेप्ट पी। और आपने सोचने का तरीका बदल दिया। कुछ लोग सोच रहे थे ऊंट जो है, कैमल जो है वो रेगिस्तान में रहता है इसलिए कैमल अलग है। कुछ लोगों ने बोल दिया चिकन अलग है क्योंकि वो छोटा जानवर है, उसकी 2 टांगे हैं, बाकी सबकी 4 हैं। बात समझ में आई कि नहीं? कुछ ने क्रोकोडाइल बोल दिया क्योंकि वो पानी में रहता है, बाकी मतलब सोचने का तरीका। बेटा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल आंखें खुली रखना है, क्या भी खुले रखना है। भगवान ने 2 ये और 2 ये इसलिए दिए हैं कि दोनों का साथ साथ यूज करो। समझ में आ रहा कि नहीं? हम केवल आंखों को यूज करते तो कान बंद कर लेते हैं, कान को यूज करते तो आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना, चारों चीजें एक साथ यूज करना है। बात समझ में आई कि नहीं? दैट्स अ कंसंट्रेशन क्वेश्चंस। क्लियर है कि नहीं? अब बताओ, ऐसे क्वेश्चंस करने से आपके माइंड बढ़ेगा कि नहीं? और बताता हूँ, कंसंट्रेशन बचपन में किया होगा। वो बचपन में चंपक वगैरह आती थी, या वो क्या बोलते हैं बाल भास्कर वगैरह आती थी, उसमें बेटा दो दो डायग्राम दिए थे, 2 फोटो दी रहती थी, 2 ड्राइंग दी रहती थी, तो बोलते थे इनके डिफरेंसेस बताओ, इन फोटो में डिफरेंसेस बताओ, क्या डिफरेंस। अब कॉन्सेंट्रेटली देख करके डिफरेंसेस खोजते थे कि नहीं? बोलो, कितने लोगों ने सॉल्व करी वो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस? 1 2 3 4 5 6 बस। बाकी लोगों ने डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन नहीं किए। किए होते तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होता। वो बचपन में इसलिए कराए जाते हैं कि आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो। समझ में आया कि नहीं? अब बताओ, क्या आपको तीनों रीजनिंग समझ में आएंगी? नहीं? कौन कौन सी तीनों रीजनिंग बेटा? लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, और आप बताओ, क्या अगर हम इस तरह से पढ़ाई करें तो हमारा आईक्यू लेवल कम होगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? और मैं, चिंता मत करो, तुमको सुलाऊंगा नहीं मेरी क्लास में, सोने दूंगा ही नहीं, ना ही दवाइयाँ ववाइयाँ लेने दूंगा। 1 क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, ढेर सारे। समझ में आया कि नहीं? अभी मैंने आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं पढ़ाया, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपका सिलेबस दिखा दूं कि आपको कितना सिलेबस कवर करना है। एक और क्वेश्चन पूछूं छोटा सा, हंसी वाला, बताओगे? चलो बताओ, इनमें से महामूर्ख कौन है? हु इज द फुलिस्ट पर्सन? कौन मूर्ख है इनमें से? एक बच्चा बोल रहा सी, ए। ऑफलाइन वाले बोल रहे हैं ए। निधि का कहना है ए एंड डी। ऋषिका सेइंग बी, वैदेही सेइंग ए, राजकुमार सेइंग ए, दीपांशी सेइंग ए, सी, अनुष्का सेइंग, सेजल सेइंग सी, अनुष्का सेइंग ए एंड डी, ऋषिका सेइंग ए, पीयूष सेइंग ए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए एंड सी, अनुराग बोल रहा है ए एंड सी। जी, ए और सी दोनों ही मूर्ख हैं। ए पक्का? क्या बोल रहे हो, ये मूर्ख है? हाँ या ना? और अगर मैं बोलूं ये सारे ही मूर्ख हैं तो? बेटा ये सब मूर्ख हैं। ए देखो, जिस डाल पे बैठा उसी डाल को काट रहा है गधेड़ा। सी, बी को देखो तो गधेड़ा पीछे नहीं देख सकता कि जिस पे बैठा है उसको ये काट रहा है, तो उठ के पहले ही उतर जाए। बी चाहे तो पीछे देख सकता था, देख ही नहीं रहा, वो अपने मन से काट रहा है, ए पीछे से काट रहा है उसको। सी देखो तो सी जिस पे बैठा उसको काट रहा है, और डी को दिख रहा है कि सामने सी बैठा है फिर भी काट रहा है। बताओ कौन इसमें से समझदार है? सब गधे हैं, है कि नहीं? सब गधे, एक भी ऐसा नहीं है कि मूर्ख। अब मैंने क्या पूछा, इनमें से महामूर्ख कौन है? तो आपने सब बोला, मैं बोल रहा हूँ सब मूर्ख हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो मूर्ख नहीं हो। लेकिन अगर आंसर की बात की जाए तो आंसर आप डी बोल सकते हो। वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है क्योंकि बाकी सब नीचे गिर जाएंगे, बचेगा कौन? डी। डी एक ऐसा प्राणी है जो बचेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? फटाफट बोलो, नीचे गिर जाएंगे। अगर मैं बोलता इनमें से ऑड कौन है, तो आप बोलते डी। कौन है बेटा? डी। लेकिन मैं पूछा इनमें से मूर्ख कौन है, सब गधे। समझ में आया कि नहीं? एनी डाउट? क्लियर? तो थोड़ा सा
आंसर निकालने के लिए कई बार चीज़ों से भटकना भी पड़ता है। मतलब मैं आंसर अगर बोलता कि कौन महामूर्ख है, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सी मूर्ख है, तो आप बोल सकते थे डी। डी क्यों? डी इसलिए क्योंकि वही बचेगा, बाकी सब तो निपट जाएंगे। तो डी को पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे, तूने बी सी को निपटाया। समझ में आया कि नहीं? तो जिंदा है वो मूर्ख है, मरने के बाद कौन मूर्ख बोलेगा उनको? क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो मूर्ख बोलने के लिए एक ही बचेगा, कौन? डी। इतना समझ में आया कि नहीं? दैट्स अ कॉन्सेप्ट, बाकी कुछ भी नहीं है बेटा। तो लॉजिकल रीजनिंग एक अच्छा सब्जेक्ट है बेटा, मजेदार सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने से आपको बहुत अच्छा अच्छा फील होगा। अब मैं एक और क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि लॉजिकल रीजनिंग जो होती है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, उसके बाद मैं सारी बातें डिस्कस करूंगा। एक छोटी सी बात डिस्कस कर रहा हूँ, सिंपल सी बात। लॉजिकल रीजनिंग का जन्म कब हुआ? बर्थ प्लेस ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग। तो बेटा लॉजिकल रीजनिंग का बर्थ प्लेस सर यूट्यूब और रिकॉर्ड रहेगी वीडियो की, बिल्कुल बिल्कुल यूट्यूब पर रिकॉर्डेड मिलेगी बेटा निधि, ध्यान से सुनना। इसका बर्थ प्लेस क्या है भाई? लॉजिकल रीजनिंग का जन्म कैसे हुआ? लॉजिकल रीजनिंग मतलब क्वेश्चन पूछना और क्वेश्चन का आंसर लॉजिक से निकालना। लॉजिकल रीजनिंग का पहला क्वेश्चन जो जन्म लिया वो ये, यूनिवर्स किसने बनाया? हर कोई जन्म के साथ यही सोचता है कि भैया हमको किसने बनाया। ये जो यूनिवर्स है, सन हो गया, प्लेनेट हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, मिल्की वेज हो गई, समझ में आ रहा कि नहीं? ये पूरा यूनिवर्स बनाया किसने? कभी इस पर दिमाग लगाया? सोचा? नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं इसका आंसर है, तो आप बोलोगे सर कैसी बात करो, इसका भी आंसर है? हाय हाय, बच्चा बोल रहा ब्रह्मा जी ने बनाया। गुड 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 बेटा, बट आंसर नॉट अ ब्रह्मा जी, बिग बैंग थ्योरी। एक बच्चा बोल रहा है, बिल्कुल आप बोल सकते हो, लेकिन इसका आंसर है, इसका आंसर देते हैं बेटा हमारे वेद। कौन देते हैं? हमारे वेद। हमारे यहाँ पर 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बोला जाता है इन वेदों के अंदर जो लिखा है वो पुराने साइंटिस्ट की पूरी रिसर्च है। जिनको हम पुराने समय में ऋषि मुनि बोलते थे, आज के समय में उनको साइंटिस्ट बोला जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं है दोनों में। ये जो ऋषि मुनि है, इनने जो लिखा वो वेद है, और इस वेद के अंदर जो लिखा कई जगह सही पाया गया। नासा ने इन पे रिसर्च करी है, बड़ी बड़ी नासा इन पे रिसर्च कर रही है इनके वेदों पर, और कई बार उन्होंने जो पाया ना वो बिल्कुल सही पाया। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, 1500 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी, और उन्होंने अर्थ और सन की डिस्टेंस को एक्यूरेट लिखा था 1500 ईस्वी में। किसने? तुलसीदास जी ने। क्या लिखी थी? हनुमान चालीसा। उसके अंदर अर्थ और सन की डिस्टेंस क्या है बता दी थी। आपने सुना हो वो चौपाई, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, ले लो ताही मधुर पल जानो, सुना है कि नहीं? ये जो था ना बेटा, ये अर्थ और सन की डिस्टेंस थी। बाद में नासा ने 2000 ईस्वी में प्रूव किया कि तुलसीदास जी जो 1500 ईस्वी में लिख के गए थे ना वो सही है। तो क्या तुलसीदास जी के पास कोई स्पेशल आंखें थी कि यहां से बैठ के उन्होंने दूरी नाप ली? सोचो कितने बड़े साइंटिस्ट होंगे वो। कई जगह हमारे जो वेद हैं उनके अंदर जो लिखा है बेटा वो बिल्कुल सही पाया गया। वैसे ही ऋग्वेद के अंदर इस बात का प्रूफ मिलता है कि यूनिवर्स को किसने बनाया। सर कहाँ मिलता है ऋग्वेद के अंदर? ऋग्वेद के अंदर एक जो सबसे बड़ा वेद हमारा बेटा ऋग्वेद ही है, सबसे मोटा वेद। उस वेद के अंदर 10th चैप्टर के अंदर लगभग 11,000 सूत्र हैं। उन सूत्रों में से एक सूत्र है नासड़िया सूत्रा। उस सूत्रा के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती। क्या? कि यूनिवर्स किसने बनाया। और उसी पर जो अंशु बोल रहा था कि सर बिग बैंग थ्योरी, उसी पर बिग बैंग थ्योरी प्रूफ है। वो प्रूफ कर रहे हैं बिग बैंग के थ्रू कि जो उसके अंदर लिखा है वो सब कुछ सही है या नहीं। समझ में आया कि नहीं? वो नासड़ीय सूत्रा मैं आपको सुनाऊं तो सुन तो आप लोगे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। फिर भी असनासदीय सूक्तपाठः ॐ नासदासीन्नो सदासीत् तदानीम्
नासीद्रजो नो व्योमा भरो यद। तो ये नासड़ीय सूत्र है, पूरा सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, बट बेसिकली इसके अंदर क्या है फटाफट बोलो। बिग बैंग थ्योरी का पूरा लॉजिक बताया कि यूनिवर्स को कैसे बना। थोड़ा सा अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो ये लोग बोलते हैं, वेद के अंदर लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग में यूनिवर्स के अंदर दो चीजें थी, एक डार्कनेस और एक वाटर। क्या बोला मैंने? डार्कनेस और वाटर, बस ये दो चीजें थी। एक एनर्जी विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा एनर्जी विस्फोट हुआ। उस एनर्जी विस्फोट के कारण बहुत सारे मिल्की वेव्स और ये सब बनना चालू हुए, और वो विस्फोट आज तक होते जा रहे हैं। जैसे जैसे विस्फोट होता है वैसे वैसे एक नई मिल्की वेव्स बन जाती है, नया एक सन बन जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं? और ये विस्फोट कंटिन्यू है। तो ये जो एनर्जी विस्फोट है उसके कारण यूनिवर्स जो है वो बढ़ रहा है, और उसी से यूनिवर्स का विस्फोट हुआ, उसी से यूनिवर्स बना, ऐसा बोलते हैं। मतलब यूनिवर्स बनाने के पीछे एक छोटा सा लॉजिक है, एनर्जी। क्या है बेटा? एनर्जी। एनर्जी मतलब गॉड, जिसको हम गॉड बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके अंदर भी क्या है? एनर्जी है, आपकी आत्मा। जिस दिन आत्मा निकल गई आप परमात्मा को प्यारे हो जाओगे, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? हम उसको आत्मा बोलते हैं, साइंस उसको एनर्जी बोलता है। क्या बोलता है? कि आपके अंदर एनर्जी है, जिस दिन आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी आप डेथ हो जाएगी। हर एक चीज के पीछे एनर्जी है, जब तक वो एनर्जी है तब तक आप चल रहे हो, जिस दिन एनर्जी खत्म उस दिन सब कुछ खत्म। ये सारी बातें कहाँ मिलती हैं बेटा? नासड़ीय सूत्र में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? नासड़ीय सूत्र। और नासड़ीय सूत्र जो है वो लॉजिकल रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, का आंसर देता है। इसलिए माना गया है कि लॉजिकल रीजनिंग का जन्म इंडिया से हुआ, और इंडिया ने ही इस सब्जेक्ट को बनाया। सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग का बर्थ प्लेस क्या है, तो हमेशा लिख के आओगे इंडिया। क्या लिख के आओगे? इंडिया। इंडिया की कौन सी बुक? ऋग्वेद। ऋग्वेद का कौन सा सूत्र? नासड़ीय सूत्र। याद रहेगा कि नहीं? एनी डाउट? सिंपल, क्लियर। और ये आपका सिलेबस है बेटा जो मेरे को पढ़ाना है, दैट्स अ लॉजिकल रीजनिंग। आप देख लो टॉपिक कितने सारे हैं, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि मेरे को पढ़ाने में टाइम लगेगा। 27-28 टॉपिक तो ये हैं जो किसके हैं? लॉजिकल रीजनिंग अकेले में है। 20 नंबर में ये पूछे जाएंगे, दैट्स अ सिलेबस लॉजिकल रीजनिंग का। दिख रहे हैं ढेर सारे टॉपिक? हाँ या ना? वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आपके नीचे दो और टॉपिक है, नंबर सिस्टम और फंडामेंटल अर्थमेटिक अप्रोच। ये भी पढ़ना है, 20 नंबर का ही है, 20 नंबर का नीचे वाला है। टोटल मिला के 40 नंबर का सब्जेक्ट है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके चलो, तो आज तो मेरा टाइम हो गया है, बाकी अपन कल मिलेंगे। सारे बच्चे इतना डिस्कस करके आएंगे, बढ़िया पढ़ के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज मैंने कुछ पढ़ाया हिलाया कुछ भी नहीं है, केवल आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या है। कल से हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे बेटा। जो टॉपिक आप बोलोगे पहले वो करवा देंगे। पहले प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ना पसंद करोगे कि ऐसे ही छोटे मोटे टॉपिक पढ़ना पसंद करोगे? पहले छोटे पढ़ना है, आपसे पूछ के पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। जो आप बोलोगे वो पढ़ाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। बिल्कुल बेटा, मेरा नंबर आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। अच्छा, मैं भी आपको एक एप्लीकेशन दूंगा, उस पर ये सारे लेक्चर्स अपलोडेड मिलेंगे, सिस्टमेटिक जमे हुए मिलेंगे। आपका सिलेबस चेंज हो गया है, इसलिए पुराने लेक्चर्स आप मत देखना। सिलेबस आर चेंज, नया सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है। मेरा आप लिख लें नंबर 9406811911। CA विनय राजौरिया। बाय प्रोफेशन में CA हूँ, बट मैंने MSc और BSc किया हुआ है, इसलिए बेटा आपको मैं लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। मैं साइंस का भी बंदा रहा हूँ, कॉमर्स भी पढ़ा है, साइंस भी पढ़ा है, कॉमर्स भी पढ़ा है। सब कुछ पढ़ने के बाद तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, विथ लॉजिक पढ़ाऊंगा। ओके बिल्कुल बेटा, यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा आपको। निधि बेटा चिंता मत करो, सारी चीज़ें मिलेंगी। चल, तो इतना आप पढ़ के आए, और कोई भी दिक्कत हो, कभी भी प्रॉब्लम हो, नाटा एकेडमी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप इस नंबर पे बता देना मेरे को, मैं आपकी समस्या को सॉल्व करूंगा। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो बाकी मिलते हैं कल। बाय बाय।